सभी मीडिया के साथियों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे दो प्रमुख वक्ता आज इस मंच पे हैं और आपसे विशेष वार्ता करेंगे। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूं मेरे बाएं बैठे हुए रिसर्च विभाग के, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग के चेयरमैन और प्रवक्ता आनंद माधव सर का। उनके बगल में हमारे लाल बाबू लाल जी बैठे हुए हैं, पूर्व विधान पार्षद, और सौरभ सिन्हा जी बैठे हुए हैं जो मीडिया विभाग के आईटी सेल के चेयरमैन हैं, और हमारे साथ मीडिया विभाग के प्रदेश के चेयरमैन राजेश राठौर जी बैठे हुए हैं। आज ये विशेष वार्ता राजेश राठौर जी और आनंद माधव जी के द्वारा आहूत है। मैं बिना विलंब किए हुए चाहूंगा कि अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं माइक हमारे चेयरमैन राजेश राठौर जी को दे रहा हूं। नमस्कार मित्रों, कई दिनों से एक चर्चा का विषय था कि देश का जो बजट आज इस बार बिहार का बजट रहा। एक देहात में कहावत है, घास का पिटारा अब बगल में ढिढोरा, उस प्रकार का यह बजट रहा। पहला ही लाइन से हम शुरू करते हैं बिना भूमिका बांधे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा, फिर हम बिंदुवार बात करेंगे कि बिहार को क्या मिला। इस बजट पे कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने राज्यसभा में उन सभी बिंदुओं को छुआ, चाहे कृषि का हो, सड़क का हो, उद्योग का हो, पलायन का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सभी विषयों पर उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है, सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जवाब नहीं देगा। कुछ बिंदुओं पे हम लोग आज आपसे बात कर रहे हैं, कुछ बिंदु पे हम बात करेंगे, कुछ बिंदु पर आदरणीय आनंद माधव जी बात करेंगे, लेकिन बिंदुवार हम लोग आगे भी बात करेंगे। एक लाइन में मैं कहूं कि पिछली बार बजट जो बिहार के लिए आवंटित था 2024-25 में, वो बजट था 58,900 करोड़ रुपया, और इस बार कितना बढ़ाया गया है जिसका अंदाज आपको नहीं होगा कि 2025-26 में इसको बढ़ाकर चुनावी साल है तब 59,000 करोड़ किया गया है। यानी कि मात्र 100 करोड़ रुपया का आवंटन अतिरिक्त किया गया है, मात्र 100 करोड़ रुपया। लेकिन बिहार की चर्चा सदन में बार बार करी गई। 100 करोड़ तब जबकि बिहार में 11 लंबित रेल परियोजना है, और उस रेल परियोजना के लिए भी उसी में से 1100 करोड़ रुपया दिया गया है। यानी कि पिछले बार जो हजार रुपया देकर उसको जीवित रखा गया था, इस 59,000 करोड़ में से 1100 करोड़ रुपया रेलवे को देकर और बजट घटा दिया गया। हम कृषि की बात करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप मखाना बोर्ड की बात किए, लेकिन पटना के बगल में ही जहां से गृह राज्य मंत्री हैं हाजीपुर से, वहां तक केला है, केला बोर्ड की बात यानी कि बनाना बोर्ड की बात क्यों नहीं किया? आप मुजफ्फरपुर में चले जाएंगे तो लीची प्रोसेसिंग योजना तो है, काम चल रहा है, लेकिन आप लीची बोर्ड की बात क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें इनको वोट दिखाई नहीं देता है। अगर मखाना से 25,000 किसानों का लाभ होता है तो मैं मानता हूं
कि अगर बनाना बोट बने और लीची बोट बने तो कम से कम 10 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। हम दूसरी ओर जाते हैं कि हम 19 और 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन मेरे साथ भी रहे, लेकिन लगातार वो भाजपा के साथ रहे। आप आज भी देखेंगे, क्योंकि हम सब इसमें बिहार के हैं, कि आपका किसानी पानी पे आधारित है। क्या हमारे हर खेत को पानी उपलब्ध हुआ है 20 साल में? हम 90 की बात करते हैं, हम 95 तक की बात करते हैं, हम 2005 तक की भी बात करें कि 2005 में जो स्टेट ट्यूबवेल, जो सरकारी नलकूप से पानी खेतों में जाता था, वो नीतीश कार्यकाल में बंद हो गया। तो जब खेतों में पानी सीधे नहीं जाएगा तो हमारा लागत बढ़ेगा और आमदनी घटेगी। तो इसके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि किसानों को मुफ्त और सस्ती पानी और बिजली हम कैसे दें। हम इन विषयों पे आपके लिए आपको यहां बुलाए हैं। किसानों पे जो लोन है, यहां बिहार में भी किसान अब महाराष्ट्र की तरह आत्महत्या करने लगे हैं। उनको ऋण मुक्त करने के लिए हम क्या योजना लाए हैं? कोई योजना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पिछले बार 59,900 करोड़ रुपया था, तो इस बार 60,000 करोड़, यानी कि 100 करोड़ बढ़ाया गया। रेलवे में किसी क्षेत्र में आप चले जाएं, चाहे जो दरभंगा से लेकर रक्सौल तक दोहरीकरण करना हो, सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी, नई रेल लाइन की बात पिछले 15 साल से हो रही है। 15 साल पहले उसका सर्वे हुआ था, लेकिन आज तक उस पर कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी। तो सरकार का ये बजट सिर्फ ढिढोरा है, और ढिढोरा इसलिए कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में आरा के मैदान में बिहार की बोली 125 करोड़ रुपया लगाया था, 1.25 लाख करोड़ रुपया, और उसके बाद नीतीश कुमार जी हर एक दिन अखबार के विज्ञापन से, यानी कि सरकारी विज्ञापन से बताते थे कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, मात्र 17,000 करोड़ रुपया वो दिए हैं, बाकी योजना पुरानी है। मैं उसी प्रकार से कह रहा हूं कि इस बार जो बिहार को आवंटित राशि 60,000 करोड़ रुपया है, उसके बारे में भी सरकार विज्ञापन के माध्यम से बताएगी। सरकार यानी कि भारत सरकार बिहार को बजट में ठगा है। भले ही नीतीश कुमार नहीं बता पाए, लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार जाएगी, अगली बार हमारी सरकार आएगी, तो जरूर हम इसको विषयवार और विभागवार हम बताएंगे आपको कि इस बार भी बिहार को पूर्ण रूपेण ठगा गया है। और इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आके जवाब देना चाहिए कि क्या 2024-25 और 25-26 में 100 करोड़ रुपया बढ़ाकर क्या बिहार की बेइज्जती किए हैं या अपमानित किए हैं? हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा वोटर बढ़ रहा है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपने महाराष्ट्र में देखा कि 70 लाख वोटर बढ़ गया, और रुपया कितना बढ़ रहा है? तो 100 करोड़ रुपया मात्र। तो इन्हीं विषयों पे आपको हम आमंत्रित किए थे। कई विषयों पर आप हमारे साथी आनंद माधव जी बात करेंगे, लेकिन बाकी बजट के विषय पर हम बाद में आगे भी बात करेंगे। धन्यवाद राजेश जी। बहुत सारे अखबारों ने छापा, बहुत लंबा चौड़ा कि बिहार को सौगात, बिहार को सौगात। कई लोगों ने तो बिहार का बजट ही बचा दिया, लेकिन सच्चाई अगर हम देखते हैं तो वो कोसों दूर है। आईटी पार्क की बात हुई है, आज से ठीक 10 साल पहले आईटी टावर और आईटी पार्क बनाने की बात हुई थी, और आप सब लोगों ने, जो भी यहाँ प्रिंट मीडिया से आए हैं, उन लोगों ने इसको बहुत प्रमुखता से छापा था कि डाक बंगला चौराहे के पास जो स्कूल इंस्पेक्टर्स का जो ऑफिस है, वहां पे आईटी पार्क और आईटी हब बनेगा। क्या हुआ 10 साल में? हम लोग उसको देख रहे हैं, और आज भी वही स्थिति है। इस बार भी घोषणा हुई है, देखते हैं कब तक क्या क्या होगा। सच्चाई ये है कि पूरे विश्व में 25 से 30% हमारे आईटी के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। वो बिहार से ही वहां की आपूर्ति होती है,
जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं, या टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन बिहार में ऐसा कोई चीज नहीं है जैसे हैदराबाद में है या कर्नाटका में है, जहाँ आईटी हब और आईटी पार्क बना हुआ है, शहरी डेवलप इस ढंग से हुआ है, लोग जाके वहां नौकरी कर रहे हैं। अगर यहाँ बनेगा तो बिहार में 5 से 10 लाख लोगों को तुरंत वहां पे रोजगार मिल सकता है, लेकिन सरकार इस संदर्भ में गंभीर नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, शिक्षा की बात अगर करें तो ये किसी से नहीं छिपा हुआ है कि हम लोग नीति आयोग की, जो भारत सरकार की इकाई की एक शाखा है, उसने भी जो रिपोर्ट निकाला उसने बताया कि कई राज्यों का जब सर्वे किया गया तो उसमें ये सबसे निचले पायदान पे है बिहार। फिर भी यहाँ के लोगों को न शर्म है न इस दिशा में कोई हम काम कर रहे हैं। जब तक हम बुनियादी समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे, एक छोटा सा डेटा हम यहाँ के एजुकेशन के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पास हुआ था, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से पार्लियामेंट में जवाब दिया था मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने, कि वो उन्होंने, आचार्य मिनिस्टर, उन्होंने जवाब दिया था कि 11% मात्र उपलब्धि है बिहार की। मतलब ये हुआ कि अगर हमको 100% उपलब्धि करनी है तो हमको अभी 90 साल और चाहिए, तब हम 100% आरटीई के पास पहुंच सकते हैं। आप समझ लीजिए स्थिति हमारे यहाँ शिक्षा की क्या है। 15 साल से ज्यादा उम्र के यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 67.3% मात्र है। 81% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। बिहार में शिक्षक और छात्रों का अनुपात भी सही नहीं है। राष्ट्रीय अनुपात 18:1 है, 18:1 है, और हमारे यहाँ 55:1 है। आप समझ सकते हैं क्या गैप है। बिहार में सिर्फ 17% बच्चे जो है वो उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा कई शिक्षा के और कई मुद्दे हैं जो कि आप खुद भी जानते हैं, इसको बता सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें, अब आईआईटी की बात आती है। जब घोषणा किया गया कि आईआईटी पटना में हम सीटों को बढ़ाएंगे, हम सब जानते हैं कि अभी आया था 5-6 दिन पहले की रिपोर्ट है कि मुंबई में जो आईआईटी है वहां के 36% बच्चों को रोजगार नहीं मिला, वो बेरोजगार रह गए, उनकी भर्ती नहीं हुई। आईआईटी बनाइए, बहुत अच्छी बात है, हर शहर में बनाइए, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक ये है उनके रोजगार को हम सुनिश्चित करें, उनको हम नौकरी पहले दें, ये बहुत जरूरी है। दरभंगा में जो एम्स बनने वाला था उसकी क्या स्थिति है हम लोग सब जानते हैं। जमीन अभी कुछ दिन पहले उनको मिला है और अभी घोषणा किया कि 10 और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीजें बनाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी देने की बात हुई थी, ये पिछले कई वर्षों से हो रही है। जब रामविलास जी भी फूड मिनिस्टर थे यहाँ पे, फूड एंड सिविल सप्लाई के, तो उन्होंने भी इस बात की चर्चा की थी, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि इसका काम शुरू हुआ है, पूरे राज्य में करने की बात हो रही है, लेकिन पटना में भी पूरे मोहल्ले में अभी पाइप गैस जो नहीं लग पाया है। तो कथनी और करनी में जो फर्क है ये देखेंगे अगर हम, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के लिए जो आवंटित राशि है उसकी गति इतनी धीमी है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। और दूसरी बात, कहते कुछ है, देते कुछ है, और हम खर्च भी कुछ और करते हैं। मतलब जो हमारे पास राशियां हैं, जो हमारे अलग अलग विभागों में जो हम काम करते हैं, जो बजट बनाते हैं, उस बजट में कई बार ऐसा होता है कि पूरी राशि अगर 80,000 करोड़ है तो खर्च हम 20,000 करोड़ रुपए। हम डेटा आपको एग्जैक्ट भेज देंगे जो स्थिति उसकी है। इसके अलावा हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बिहार में जो स्थिति है, पूरा एयरपोर्ट की बात चर्चा बहुत हुई कि हम ग्रीन एयरपोर्ट बनाएंगे। आप लोग बताइए, आप लोग खुद भी इस बात का के गवाह हैं और जवाब दे सकते हैं कि बिहटा एयरपोर्ट कब से बनने की चर्चा है। हमको लगता है कि 10 साल से, क्या 15 साल के करीब होने हो गया होगा, तब से इसकी चर्चा है। लेकिन आज तक जो स्थिति बनी हुई है, अब हो जाएगा, अब ये जमीन अप्रूव हो गया, अब ये हो गया, गति इतनी धीमी है। इसके अलावा आपने इसकी बात की, पूर्णिया की बात की, आपने भागलपुर एयरपोर्ट की बात की थी। शाहनवाज जो हमारे पहले मंत्री थे, उड्डयन मंत्री भी थे केंद्र, उन्होंने कहा था कि अब भागलपुर से भी हवाई जहाज उड़ेगा, लेकिन आज तक वो सपना सच नहीं हुआ। भागलपुर के लोग, भागलपुर एक ऐसा शहर है जहां से कि उद्योग की भी बात होती है, बुनकर है वहां पे, वो
बेचारे उनका जो एक्सपोर्ट उस ढंग से नहीं हो पाता है, व्यापारी कई हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो वहां पर एयरपोर्ट अभी तक नहीं देखे, ना पूर्णिया में ना वहां दिए हैं, और इसके अलावा अभी राजगीर और कई कई की बात कर रहे हैं। तो कहना आसान है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो बार बार इस बात को आप कहते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट, तो लैंडलॉक्ड स्टेट तो और भी कई है जो उनका डेवलपमेंट आप देखिए, हरियाणा का डेवलपमेंट आप देखिए कि वहां की किस गति से वहां पे प्रगति हो रही है। तो हम लोगों का संक्षेप में ये कहना है कि बजट तभी कारगर होगा जब उसका आवंटन के साथ साथ क्रियान्वयन भी सही हो। अगर हम एक तो पहले बजट की घोषणा भी, उसमें डिटेलिंग नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि आपने बजट की बात करते हैं, इस पर डिटेलिंग नहीं है कि कितना पैसा कब कब कहाँ कैसे देंगे, ये कर दिया कि हम ये करेंगे, तो वैसे तो होगा नहीं। और जनता को आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं, खोखली जरिए जुमले की बात जो हम लोग करते हैं वो आज भी पूरे बजट में सिर्फ जुमला ही जुमला दिखेगा, धरातल पे अभी तक नहीं आया है, ना आने की संभावना है। धन्यवाद। हाँ, एक मिनट और लेंगे आपसे। कृषि के क्षेत्र में हम जब बात करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज की भी बातें आती हैं। हम गुजरात में देखते हैं तो वहां 1000 कोल्ड स्टोरेज है। हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो सरकारी आंकड़े हैं तो वहां 2500 कोल्ड स्टोरेज है, और बिहार में आते हैं तो मात्र 313 कोल्ड स्टोरेज है। हम उसके आगे भी जाते हैं, बिहार में कई योजना लौट जाती है भारत सरकार का सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार का अंशदान बढ़ा दिया गया है। पिछली बार सरकार के आंकड़े आए हैं कि लगभग 20,000 करोड़ अंशदान राज्य सरकार को देना था, और इस बार आ गया कि 30,000 करोड़ रुपया अंशदान देना है, जिसके वजह से कई केंद्रीय परियोजना लौट जाता है और पूरा नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। दूसरी ओर सरकार की 4 योजना बहुत घोषित है, जिसमें एक बोले हैं दरभंगा एम्स, पटना मेट्रो। 2019 में 4 राज्यों में अलग अलग मेट्रो की शुरुआत की गई, लेकिन उसमें 3 राज्य चल रहा है, बिहार उसमें बाकी है। हम कोसी पुल परियोजना जो 2015 में ही प्रधानमंत्री घोषणा किए थे, जिसमें आप भीमनगर मधेपुरा के भिलाई को जोड़ने वाला सीधे पटना से आसान हो जाएगा, उसकी हालात क्या है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से हम लोग जमुना एक्सप्रेस वे की बात करते थे, उस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किए थे कि बिहार में गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा। ये घोषणा किए थे आज से 5 साल पहले। आज तक सर्वे हुआ है लेकिन भूमि अधिग्रहण 1 एकड़ तक नहीं किया गया है। तो घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं लेकिन थोड़ा क्रियान्वयन तो करे, धरातल पर उतारे। धरातल पर कैसे उतरेगा जब मान कि आप पिछले साल के बजट के अलावा आप 100 करोड़ रुपया मात्र बढ़ाते हैं। 100 करोड़ रुपया में तो आप देखते हैं बड़े लोगों का घर बनता है। राजेश, एक बड़ा सवाल है, मधुमक्खी पालन तक कुछ प्रगति और उन्होंने जो घोषणा की थी मुजफ्फरपुर और वैशाली यूनिवर्सिटी की, लेकिन अब शायद उसकी चर्चा कैसे देखते हैं? देखिए, एक अच्छी बात भी है कि बिहार के ही मंत्री होते हैं। अब भी पहले पशुपति पारस जी थे, आज चिराग पासवान जी हैं, उनसे पहले आदरणीय रामविलास जी भी थे। उस समय से भी उन लोगों का सोच और सपना है, लेकिन दोनों तो मोदी जी की सरकार पे थे, तीनों तो मोदी की सरकार पे थे, क्रियान्वयन तो नहीं हुए। तो ये लोग आते हैं, सपना दिखाते हैं, स्थापित इसलिए नहीं कर पाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि बिहार के लोग जहां ज्ञान का भंडार था वहां मजदूर के भंडार बना के रखे, ताकि यहाँ के लोग मजदूरी करने गुजरात और महाराष्ट्र जाए। अगर प्रधानमंत्री चाहते तो उसी अडानी और अंबानी जी का इन्वेस्टमेंट गुजरात में और महाराष्ट्र में कराते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि उन्होंने बिहार को लेबर का फैक्ट्री समझा है। तब जब सबको पता है कि बिहार यहाँ ज्ञान की फैक्ट्री थी, तो प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बिहार से पलायन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इस सब भारत सरकार के नीतियों के कारण हो रहा है कि बिहार पिछड़ा था, पिछड़ा रहे। यह प्रधानमंत्री जी की सोच है। धन्यवाद।
धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद।